हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है देश के नाम संदेश। यहाँ पर एक पत्र दिया गया है। बच्चों, पत्र भी पढ़ने के लिए आता है। क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि छात्र जो है पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इसीलिए यहाँ पर हमें पत्र दिया गया है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि जब लोगों के पास मोबाइल, सेल फोन आदि नहीं थे, तब लोग एक दूसरे का हाल चाल पत्र के माध्यम से ही पूछते थे। आज मोबाइल, सेल फोन आ जाने की वजह से यह पत्र व्यवहार जो है धीरे धीरे बंद हो गया है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पत्र के माध्यम से होते हैं, और इसीलिए पत्र का महत्व समझ सके, पत्र लिखने की कला जान सके, इसी वजह से यहाँ पर पत्र हमें दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पत्र दिया गया है देश के नाम संदेश, यह डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं का एक यहाँ पर ईमेल दिया गया है। जिस ईमेल को किरण ने पढ़ा और वही किरण अपने मित्र हर्ष को उस ईमेल की सारी बातें पत्र के द्वारा लिख भेजता है। तो आओ बच्चों, यह पत्र को हम आगे पढ़ें। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक देश के युवाओं के नाम एक ईमेल जारी किया था, और यही सारी बातें किरण ने हर्ष को लिखी है। तो आओ बच्चों, इसे हम आगे पढ़ें। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। तो पत्र लिखने की शुरुआत में जो पता होता है वह किसका होता है बच्चों, आपको पता है? वह पत्र लिखने वाले का होता है। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो पत्र की शुरुआत में जो पता होता है वह आपका लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो पता दिया गया है वह किसका होगा? किरण का। किसका होगा? किरण का। तो कि पत्र कहाँ से लिखा गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है? मातृछाया ऊंची शेरी, मैसपुरा से लिखा गया है। तहसील भाबर, तहसील यानी कि तालुका, भाबर जिला बनासकांठा, बनासकांठा से यह पत्र लिखा गया है। किस दिन लिखा गया है? तो कि 24 दिसंबर 2011 को। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। उसके मित्र का नाम क्या है? हर्ष। यहाँ पर दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है, पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे। किरण क्या लिख भेजता है? तो कि मैं यहाँ ठीक से हूँ, सकुशल हूँ, और ऐसी आशा रखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी सभी कुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो किरण ने क्या लिखा? तो कि तुम्हारा खत मिला, खत यानी कि तुम्हारा पत्र मिला, और पढ़कर मुझे खुशी भी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। किरण ने क्या कहा है? तो कि अब्दुल कलाम ने देश के युवाओं को, देश के नौजवानों के नाम एक ईमेल जारी किया था, और वही ईमेल मैंने पढ़ा है, और वही बातें तुम्हें प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि लिखकर भेज रहा हूँ। यानी कि किरण को डॉक्टर अब्दुल कलाम की बातें अच्छी लगी होगी, और वही बातें वह अपने मित्र हर्ष को लिख भेजता है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। डॉक्टर कलाम ने ईमेल की शुरुआत में क्या लिखा है? तो कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? अगर आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है तो इस ईमेल को जरूर पढ़िए। अगर आपके पास देश के लिए समय नहीं है तो
मर्जी आपकी, आप पढ़े या ना पढ़े मर्जी आपकी। तो उन्होंने नौजवानों को एक प्रश्न पूछा है कि देश के लिए कि आपके पास 10 मिनट का समय है, और यही बातें बहुत कुछ कह देती है। तो बच्चों आओ, उन्होंने लोगों की सोच कैसी बताई है। लोगों यानी कि हम सब क्या सोचते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में ही हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। बच्चों देखो, आप कहते हैं का मतलब है कि हम लोगों की सोच ऐसी है, हम सरकार के बारे में ऐसा सोचते हैं। कहने का मतलब कि देश के लोग हर खराबी के लिए किसको दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि देश के लिए, देश के नागरिक होने के कारण हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जब भी किसी बात में कोई खराबी दिखती है तो हम सीधा किसको दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं। इसीलिए तो जब भी कोई बात ऐसी होती है तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार कैसी है, निकम्मी है। निकम्मी मतलब कि बिना काम की है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। जब भी कोई कानून की बात आती है तो कहते हैं कि ये कानून तो पुराने पड़ गए हैं। जब जहाँ पर भी हम कचरा देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि नगर पालिका जो है कचरा नहीं उठाती, पर ऐसा नहीं सोचते कि वह कचरा हमने ही डाला है। फोन काम नहीं करता है, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कहने का मतलब कि जब भी किसी कोई बात में, जब भी कोई खराबी दिखती है तो हम सरकार को दोष देने लगते हैं। ऐसा अब्दुल कलाम ने अपने ईमेल में लिखा है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो कि एयरलाइन के बारे में हमारी राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? सही कहा है अब्दुल कलाम ने कि आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन आपने इस बारे में क्या कहा? लोगों का क्या है, वह हर खराबी के लिए सरकार को दोष देने लगते हैं, लेकिन उस खराबी को सुधारने में हमारा कुछ भी होता नहीं है। यानी कि हम कुछ भी सोचते नहीं है, उसमें हम सरकार को मदद करते नहीं है, केवल सरकार को दोष देना जानते हैं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण के रूप में कहा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल। कहने का मतलब कि आप मान लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हो। अब देखो, हम अपने देश के कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम दूसरे देश में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या फिर ऐसे ही जाते हैं, तो वहाँ के कायदे कानून का कैसे पालन करते हैं, यही बात अब्दुल कलाम ने यहाँ पर दी गई है। देखो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। देखो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, यानी कि आप सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर के हवाई अड्डे पर यानी कि एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं। यहाँ पर एक विकल्प पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह कौन सा है? सिंगापुर का। और आप सिगरेट का टुकड़ा, देखो सिंगापुर में आप पाँव रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा कहीं पर भी फेंकते नहीं है, क्योंकि वहाँ के कायदे कानून ही इतने चुस्त हैं, इतने सख्त हैं कि आप कुछ भी वहाँ पर सड़क पर डाल सकते नहीं है और स्टोर में खड़े होकर खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। बच्चों, रश्क महसूस होना यह एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना, यानी कि आपको उनके कायदे कानून से क्या होती है, तो कि ईर्ष्या होने लगती है। आप शाम 5 से 8 बजे तक के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 7 रुपया भुगतान करते हैं। यानी कि आप शाम के 5 से 8 बजे तक अगर आपको आर्चर रोड पर गाड़ी चलानी है तो वहाँ का टोल टैक्स कितना भुगतना पड़ता है आपको? 7 रुपया। अगर यही बात हमारे देश में होती है तो
कहीं पर भी हम कायदे कानून का पालन करते नहीं हैं, गाड़ी की स्पीड का भी ध्यान नहीं रखते हैं और कायदे कानून का भी ध्यान रखते नहीं हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ा की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? कहने का मतलब कि सिंगापुर में आप निर्धारित समय से ज़्यादा अगर आपने गाड़ी पार्क की तो उसका भी आपको भुगतान करना पड़ता है। यही बात हमारे देश में होती है तो ऐसा सब कुछ चल सकता है, अगर नहीं चलता तो फिर हम उनसे झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन दूसरे देश में आप कहते कुछ भी नहीं है, केवल चुपचाप उसके कायदे कानून का पालन करते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सर ढके आप बाहर नहीं निकलते। तो दुबई और जिहाद की बात भी यहाँ पर की गई है कि वहाँ पर भी आप उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, उनके खिलाफ जा सकते नहीं है। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन में भी आप 55 गाड़ी की स्पीड का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। 55 मील प्रति घंटा से ऊपर आप गाड़ी चला सकते नहीं हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप सिपाही से, पुलिस से यह भी नहीं करते कि जानता है मैं कौन हूँ और फला मेरा बाप है। अगर यही बात हमारे देश में होती है, हम पकड़े जाते हैं तो हम धमकी देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं उसका हूँ, इसका हूँ, ये मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और फिर वहीं से हम आसानी से छूटकर चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप बाहर देशों में, दूसरे देशों में जाएंगे तो आप वैसा कुछ भी करते नहीं हैं, चुपचाप उनके कायदे कानून का पालन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी समुद्र तटों पर हम खाली नारियल हवा में उछाल सकते नहीं। कहने का मतलब कि हम कुछ भी उधर उधर फेंक सकते नहीं है। टोक्यो में आप सड़क पर पान की पीक भी नहीं थूक सकते और बोस्टन में जाली प्रमाण पत्र भी खरीद सकते नहीं है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। कहने का मतलब डॉक्टर कलाम यही कहते हैं कि मैं यह सब आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारे बारे में। हमारी सोच ऐसी है, हम ऐसा काम करते हैं कि अपने देश के कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं, जबकि दूसरे देश में जाते हो तो उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, बल्कि हमारे देश के कायदे कानून का सम्मान नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। डॉक्टर कलाम ने बहुत सही बात की गई है कि दूसरे देश की व्यवस्था का हम पालन और आदर करते हैं, जबकि हमारे देश में वह नहीं करते। जैसी व्यवस्था और कायदे कानून दूसरे देश में है, वैसी ही व्यवस्था और कायदे कानून हमारे देश में भी है, लेकिन हमारे देश के कायदे कानून का आदर और पालन हम नहीं करते हैं। जैसे ही हम भारतीय कदम धरती पर कदम रखेंगे, यानी कि जैसे ही हम इंडिया वापस आएंगे, भारत वापस आएंगे, हम सिगरेट के टुकड़े जहाँ तहाँ फेंक देंगे, कागज के पुर्जे यानी कि कागज के टुकड़े भी सड़क पर फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ चलता है। हमारी सोच ही ऐसी है कि हमारे देश में तो यह सब कुछ चलता है। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने बहुत सही बात की गई है कि अगर आप दूसरे देश में एक प्रशंसनीय नागरिक बनकर रह सकते हैं तो हमारे देश में हम प्रशंसनीय नागरिक बनकर क्यों नहीं रह सकते। जिस प्रकार हम दूसरे देश में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार हमें अपने देश में भी व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और
फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष बढ़ देते हैं। मुंबई के तिनाईकर नगर पालिका के आयुक्त तिनाईकर से जब पूछा तो बड़े बड़े लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है और वह सड़क पर अपने कुत्ते घुमाने के लिए निकलते हैं और वही कुत्ते सड़क पर यहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और वही अमीर लोग जब सड़क पर ऐसी गंदगी देखते हैं तो उस गंदगी के लिए वह प्रशासन को दोष देते हैं, यानी कि सरकार को दोष देते हैं कि सरकार जो है सड़क साफ नहीं करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचते कि वह सड़क किसने गंदी की है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब भी उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? कहने का मतलब कि जब भी वह लोग अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के निकलेंगे तो सरकार उनके पीछे पीछे उनकी गंदगी साफ करेगी। कहने का मतलब कि हमारे कायदे कानून का हमें पालन करना है, उनका आदर करना है। जो कायदे कानून हमारे देश में भी बनाए गए हैं उन्हें निभाने में भी हमें सरकार को मदद सहयोग देना है। तो बच्चों आज हम इतने यहाँ तक ही देखेंगे, इसे समझने का प्रयत्न कीजिए।